वेलकम टू विनर्स एकेडमी प्रयागराज। तो कैसे हैं आप सब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर किसका, बायोलॉजी का। अब बायोलॉजी का पेपर कल है। देखिए बहुत सारी चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको। पूरी बायोलॉजी जो कंप्लीट बायोलॉजी आपको तैयार होगी अच्छी तरीके से। अगर आप 70 आउट ऑफ 70 पाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं आपको एक्सप्लेन करना कैसे आपको जो आंसर होगा उसको कैसे आपको पुट करना है, जो डायग्राम है उसको कैसे लिखना है, उसकी नेमिंग कैसे करनी है, आपको हेडिंग्स कैसे डालनी है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो पर दूंगा। लास्ट तक वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। जहां जहां क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे जो जो चीजों की जरूरत होगी मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन आता है वो सही विकल्प टाइप का आया करता है। पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हमें पुष्प नर जनन अंग बताना है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। क्यों सही है? क्योंकि यही है जो नर जनन अंग है। बाकी के तीनों अंग जो हैं वो स्त्री जनन अंग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कौन करता है? तो पिताजी करते हैं। पिताजी के जो लिंग गुणसूत्र रहते हैं ना, वो करते हैं कि इसका निर्धारण करेंगे कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, यहां पर माता में मत लगा के आइएगा, डाउट यहां पर बहुत ज्यादा होता है बच्चों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। अब देखिए जब से हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया तब से हमने कृषि और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्रों पर बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। मतलब जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो इसका ऑप्शन सही होगा इन दोनों में, मतलब तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे लाइकेन की। तो लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रमण का प्रारंभ करता है या सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो किसका है? शैवाल और कवक का है। ठीक है, यहां पर लाइकेन के बारे में एक चीज बता दूं। जो लाइकेन होता है ना, जब कोई पारिस्थितिक तंत्र है, सपोज दैट वहां पर अभी कोई भी एनिमल नहीं है, कोई भी वहां पर पौधे नहीं है, सबसे पहला जो पौधा आएगा, मतलब सबसे पहला अगर कुछ आएगा ना तो लाइकेन। मतलब लाइकेन जो होता है वो अगर पत्थर पर भी लग सकता है और पत्थर को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये सेकंड टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें हमें 2 से 3 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन ये नहीं आप कुछ भी लिख दें। इसमें जो भी आपको लिखना है मतलब फैक्ट टू फैक्ट बात करनी है, एकदम फैक्ट लिखना है आपको डायरेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम जो होता है, इनके गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा रही है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है उनका गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 + XO, आपको ध्यान देनी है। और जो क्लाइनफेल्टर होता है उनकी गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 + XXY, या हम इसको 44 + XX और XY करके भी लिख सकते हैं। और इसी कारण जो इनकी गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है वो 46 से अधिक हो जाती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नर जन्म कोशिका किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब देखिए किस विभाजन द्वारा करती हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर 2n से n का निर्माण होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, आगे बढ़ें। अब देखिए जो आगे क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है परागकण में मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। अब यहां पर मात्र कोशिका है। अब मात्र कोशिका है मतलब 2n संख्या होगी इसकी, 2n। अब n में कितने गुणसूत्र होते हैं? n में 21 होता है। ठीक है, तो टोटल 2n में कितने हो जाएंगे? टोटल 2n में 42, मतलब 42 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम बताइए जो डीएनए को खंडों से अलग करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं भी आ सकता है, ये अति लघुत्तरी में भी आ सकता है, लघुत्तरी में भी आ सकता है, टिप्पणी करने के लिए भी आ सकता है, और लास्ट में ये दीर्घोत्तरी में भी आ सकता है। बहुत ज्यादा इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आएगा बच्चा। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ना वो एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस 2 टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, और ये करता क्या है, ये डीएनए जो होता है ना उसको खंडों पर काटता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्त्रीकरण करने के कारण पौधों को हम क्या कह सकते हैं? स्वपोषक कह सकते हैं बच्चा। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है, हम इन पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लघुत्तरी, मतलब ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन है जो कि लघुत्तरी पूछे जाते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है? 1-2 हेडिंग लिखनी पड़ती है, अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है पक्षियों के लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। यहां पर हमें पक्षियों का लिंग निर्धारण बताना है। अब देखिए जो यहां पर ZW और ZZ दिख रहा है, ये क्या करता है? ये पक्षियों का लिंग निर्धारण करता है। यहां पर ध्यान देना ये है, ध्यान देने वाली बात जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि अगर नर की मैं बात करता हूं तो नर में समयुग्मिकी आता है, जबकि अगर मैं अपने की बात करूं मतलब मनुष्य की बात करता हूं तो X और Y मतलब विषम युग्मिकी आते हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या आ रहा है? इसमें समयुग्मिकी आ रहा है, मतलब Z और Z। जबकि मादा में भी समयुग्मिकी होते हैं, मतलब Z और W, जबकि हमारे में क्या होते हैं? X और X, मतलब समयुग्मिकी। यही ध्यान देने वाली बात है, आपको ऐसे ही पॉइंट डालकर लिखना है। पॉइंट आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीजें ध्यान देने वाली बात है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता ही चला जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। उससे पहले हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन के साथ साथ अगर आपने इस चार्ट को भी बना दिया, ठीक है, तो जो एग्जामिनर है वो आपसे एकदम खुश हो जाएगा और कहेगा बच्चा तुझको तो मैं 70 में 70 ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो काटेगा कहां से यार, आपने अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, इसके बाद आप चार्ट भी बना रहे हैं, यहां से नंबर कटेंगे। कटने के जो नंबर कटने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं अगर आप चार्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप बना दीजिएगा, अगर क्वेश्चन है तो जरूर बनाइएगा, चार्ट आपको जरूर बनाना है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाटसन और क्रिक के ऊपर है। वाटसन और क्रिक आपको पता है कि इन्होंने डबल हेक्सलिक मॉडल प्रस्तुत किया था, किसका, द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था डीएनए का। तो उसी के बारे में क्वेश्चन आया है, डायग्राम बनाने के लिए आया है। आपको डायग्राम बनाना है तो कुछ चीजों का ध्यान देना है, आपको जो लेंथ है कुछ ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। ये लेंथ को आपको ऐसे ही लिखना है, नेमिंग भी आपको थोड़ा बहुत कर देनी है, लेंथ को आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि इन्होंने लेंथ बताई थी, ठीक है। तो लेंथ को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसे ही आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक। यहाँ पर केवल डायग्राम बनाना है तो बढ़िया सा डायग्राम आपको बनाना है, नेमिंग करनी है, इसके बाद जो लेंथ है उसको आपको ऐसे ही, जैसे यहाँ पर तीर बनाकर लिखा हुआ है ना, तीर बनाकर लेंथ, आप लेंथ डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉन, लेकिन ऐसे आपको नहीं लिखना, कहां से कहां तक 34 है ये आपको जरूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिरक्षा। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रतिरक्षा क्या है। तो प्रतिरक्षा क्या है, तो प्रतिरक्षा जैसे सपोज दैट हमें कोई बीमारी हो जाती है, जब वो सेकंड बार होती है, अगर वायरस वगैरह से बीमारी होती है, जब वो सेकंड बार आती है ना तो हमें चांसेस है कि कम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके प्रति हमारे अंदर प्रतिरक्षा मौजूद हो गई है। अब अगर कोई वायरस है मेरे अंदर पहली बार आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार आया तो हमारी प्रतिरक्षा उससे अननोन थी, तो क्या हुआ, उसने अटैक किया, मुझे बीमार कर दिया। लेकिन जब वो सेकंड बार आएगा ना तो क्या होगा, जो मेरी प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षाकरण तंत्र है मेरा, वो एक्टिव हो जाएगा और पहचान लेगा कि हाँ यही वायरस आया था, उस बार इसी ने बीमार किया था, इसको अंदर नहीं आने देना, अगर आ भी गया तो मार दो, बिना किसी के परमिशन के भाई मार दो, ठीक है। तो वहां पर ऐसे ही होता है। प्रतिरक्षा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छी तरीके से किया है। अब प्रतिरक्षा में जैसे अगर मैं बात करूं वैक्सीन वगैरह की, आप वैक्सीन लगवाते होंगे, बहुत सारी वैक्सीन लगवाते हैं। अब जब बचपन में हमारा जब जन्म वगैरह होता है, बचपन में जब हम होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी वैक्सीन लगती है हमारे, ठीक है। तो इसीलिए लगते हैं ताकि हमारे अंदर पहले से प्रतिरक्षा मौजूद हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्किड और आम में पेड़ों की शाखा पर, आर्किड पौधा आम के पेड़ों की शाखा पर उगाता है। आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया को स्पष्ट करना है। तो हाँ ये होता है, आप अगर आम में देखते होंगे तो आर्किड नाम का एक पौधा होता है जो कि अक्सर आम पर उगाता है, ठीक है, लेकिन ये हानि नहीं पहुंचाता। ये इनकी एक खासियत होती है कि एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को एक भी हानि नहीं पहुंचाते, ठीक है। एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, अपना जो थोड़ी बहुत जरूरतें होंगी एक दूसरे से मिलकर मतलब साझा कर लेंगे, लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे, हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। इस चीज को भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप भी ऐसे ही एज इट एक्सप्लेन कीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने इंग्लिश के टर्म डाले हैं हो सके तो आप जरूर डालिएगा, इसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो ये है ये एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की सहभोजिता होती है और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। आपको ऐसे ही जो सहभोजिता है इसको आपको कलर्ड करके लिखना है, फिर सहभोजिता के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे बढ़ें और आगे देखते हैं जैविक अनुक्रिया के तरीकों को हमें क्या करना, आरेखित करना था, ग्राफ बनाना था। अब देखिए इसका ग्राफ एनसीईआरटी पर दे रखा है, क्या एनसीईआरटी पर एज इट दे रखा है ग्राफ, आपको पहले ऐसे ग्राफ बनाना है अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद ये चीज नीचे जरूर लिखनी है बच्चा, ये चीज आपको नीचे जरूर लिखनी है, अच्छी तरीके से लिखनी है। फिर इसके बाद अगर हो सके तो आप डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी और सी लिख दिया है, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया है ए जो है वो नियामक है, फिर ये क्या है बी संरूपी है और सी क्या है, आंशिक नियामक है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको डायरेक्ट यहां पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे यहां पर भी अगर आप लिख रहे हैं, सपोज दैट आपने यहां पर लिख दिया जो ए नंबर है, आपने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर आपने लिख दिया, ठीक है, ये क्या है, ये नियामक है, मैंने भी लिख दिया। लेकिन इसके बाद जब आप यहां पर भी नेमिंग अगर आप करना चाहें तो कर लेंगे, लेकिन यहां पर भी जहां डाल के जरूर लिखिएगा, ABC जरूर कर दीजिएगा, इसका भी एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। अच्छी तरीके से आपको कॉपी को लिखना है, जो कॉपी होनी चाहिए एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको लगे हाँ बच्चे के अंदर दम था, उसने अगर कुछ लिखा है तो बहुत कुछ उसने पढ़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ गए, ठीक है, कुछ भी लिखने पर नंबर मिल जाते हैं, लेकिन यही है कि आप अगर वही बात हो जाती है ना कि अगर आप 70 पूरा 70 पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से कॉपी को लिखना पड़ेगा। कॉपी को लिखने का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, आपने क्या पढ़ा, ठीक है, अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आया है वो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। जो लघु बीजाणुधानी होता है वो किसका पार्ट होता है, वो नर का पार्ट होता है, जबकि जो गुरु बीजाणुधानी होता है वो किसका होता है, वो मादा का होता है। और ये किसके हैं, ये पुष्प के बारे में है, ठीक है। अब लघु बीजाणुधानी और जो गुरु बीजाणुधानी है इनके बीच में अंतर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट अंतर है, आपको अच्छी तरीके से ऐसे लिखना है, फिर आपको हेडिंग डालनी है, फिर आपको नंबरिंग करनी है, ऐसे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करके आपको चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन अब आपको आती तो सारी चीजें होंगी, अब यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आपको करना है। अगर नहीं आ रहा तो आप एज इट पढ़ सकते हैं, आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ें
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल किसको दिया जाता है? लड़कियों को ही दिया जाता है। क्यों? आखिर क्या ये सही है? पूरी तरीके से सही है? तो हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपने दिमाग से अपनी नॉलेज से लिख सकते हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि लाइन टू लाइन जो कि हमारी किताबों पर लिखी हुई है वही आप लिख के चले जाते हैं, तो इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एग्जामिनर के ऊपर। आप अच्छी तरीके से लिखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे तो हम बहुत दिन से मानते चले आ रहे हैं कि चलो ठीक है, घर में आप देखते होंगे कि जब कोई लड़की वगैरह हो जाती तो बहुत माँ को कोसते रहते हैं कि यार तुमने लड़के नहीं हो रहे, ऐसे वैसे करके। लेकिन ऐसा जो होता है ना, माँ के ऊपर नहीं डिपेंड करता बच्चा कि जो लड़का होने वाला है वो क्या होगा, बॉय होगा कि गर्ल होगी। ठीक है, ये माता के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये डिपेंड करता है टोटल किसके ऊपर? हमारे पिताजी के ऊपर। और देखिए पिताजी के जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अब जो एक्स वाई गुणसूत्र हैं, अगर पिताजी का एक्स गुणसूत्र गया तो क्या हुई? लड़की हुई। अगर पिताजी का वाई गुणसूत्र गया तो लड़का हुआ। माता का क्या है? माता के पास तो एक्स और एक्स होते हैं, अगर एक्स के साथ एक्स आया तो क्या हुई? लड़की हो गई, और अगर एक्स के साथ वाई आया तो क्या हुई? लड़का हो गया। ठीक है, तो पूरी तरीके से डिपेंड करता है पिताजी के ऊपर, इसीलिए हमें थोड़ा सा जानकारी है, अपने अपने घर पर जानकारी दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही नॉलेजफुल जानकारी है हमारे लिए, बहुत ही नॉलेज है। ठीक है, इसको आपको अपने तरीके से लिखना, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब देखिए जो इस क्वेश्चन का चार्ट है ना, आप चार्ट जरूर बना के आइएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इस चार्ट को आपको जरूर से जरूर बनाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर ये चार्ट नहीं बनाएंगे, आप लिख के चले जाएंगे तो शायद आपके मार्क्स कम हो जाए। ठीक है, इसको आपको जरूर पुट करना है। यहाँ पर देखिए वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेल होता है उसके पास एक्स और वाई होता है। ठीक है, जो फीमेल होती है उसके पास एक्स और एक्स होता है। अगर मेल का एक्स गया तो लड़की, और अगर मेल का वाई गया तो लड़का। ठीक है, इसी चीज को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया। जो चीज मैंने अभी आपको बताई ना, जो चीज समझाई, उसी चीज को मैंने लाइन टू लाइन लिखा है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको वहां पे आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक संकरण क्रॉस का उपयोग करते हुए मेंडल का जो प्रभाविता वाला नियम था ना, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक संकरण क्रॉस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसका एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल हो गया? लेंथ हो गया। ठीक है, एक संकरण क्रॉस होता क्या है? जब हम एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें एक लक्षण लेंथ हो गया। लेंथ को हम इससे भी लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल टी, और कैपिटल टी से, और लेंथ को हम मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी से लिख सकते हैं। ये भी एक प्रकार का लेंथ हो गई, क्योंकि ये बोना होता है। अगर हम इसको स्मॉल टी से लिखेंगे तो ये बोना है, और कैपिटल टी और कैपिटल टी से लिखेंगे तो ये क्या है? ये प्योर लंबा है। ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस करा दूं, अगर दोनों को मैं क्रॉस कराता हूं तो ये एक संकरण क्रॉस हो जाता है। फिर इसके बाद ये क्या आ गई? ये F1 पीढ़ी आ गई। इसको आपको लिखना पड़ेगा कि ये F1 पीढ़ी है। फिर F1 पीढ़ी आने के बाद आपको क्या कराना पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। सेल्फ पॉलिनेशन जब आप कराएंगे, टोटल 4 तरीके की संतानें आपको चेकर बोर्ड पर मिल जाएंगी। चारों तरीके की संतानों में जो लंबा पादप होगा वो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो जाएगा, और जो बौना पादप हो जाएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला हो जाएगा। इसका जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 है। इसका जो फिनोटाइप है वो 3:1 है। 3:1 फिनोटाइप 1 क्यों है? क्योंकि अगर मैं लंबे की बात करूं तो 3 लंबे हैं और एक क्या है? एक बौना है, मतलब 3:1। अगर मैं इनके जीनोटाइप की बात करता हूं, मतलब देखिए अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके का है और ये एक तरीके का है, और दो प्लांट एक तरीके के हैं, मतलब 1:2:1। ठीक है, इसी चीज को फिर आगे मेंडल ने निष्कर्ष निकाला, इन्हीं से एक निष्कर्ष निकाला जिसको हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। और प्रभाविता के नियम को इन्होंने F2 पीढ़ी से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने लिखे हैं, कहां से आया? F2 पीढ़ी से आया। प्रभाविता का नियम होता क्या है, अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लघु उत्तरी जो सेकंड हमारा चल रहा है उसमें घ नंबर। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है डीएनए द्विकुंडलित जो होता है, उनमें से जो वाटसन और क्रिक थे जो डीएनए का मॉडल दिए थे, उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि है क्या? डीएनए कुंडलिनी के कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकरण की सेमी कंजर्वेटिव रूप में कल्पित करने में सहयोग किया है? इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या मैंने एज इट कर रखी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ लेनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको एज इट पॉइंट पढ़ लेने हैं। कुछ पॉइंट है जो आपको एज इट पढ़ने पड़ेंगे, जहां पर समझाने वाली बात है ना, जहां पर ध्यान देने वाली बात आएगी कि आपको ये चीजों में ध्यान देना, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो मलेरिया के ऊपर आता है। मलेरिया परजीवी जीवन चक्र, अब इसका पूरा जीवन चक्र हमें बनाना है, जो कि एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, एज इट दिया हुआ है। यहां पर होता क्या है, थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको वहां पर एक दिमाग में आपका थॉट बनी रहे, ताकि क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पुट कर सके, लिख सके, अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, तो होता क्या है
जो मलेरिया वाला जो मच्छर होता है और जो आदमी होता है। अब ये आदमी से मच्छर में जाता है कि मच्छर से आदमी में आता है, ये चीज तो एक्सप्लेन नहीं हो पाई है। सपोज दैट जो साइकिल की स्टार्टिंग होती है, जो फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट कर सकते हैं वो यहां से स्टार्ट करते हैं। जो मानव है उसको जब मच्छर ने काटा, अगर मानव में प्लाज्मोडियम जो जीवाणु होते हैं जो मलेरिया को संक्रमित करते हैं, मलेरिया को संक्रमित करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम जीवाणु होते हैं अगर वो मानव पर हैं, जब उनको फीमेल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब उनको फीमेल मतलब मादा मच्छर काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु फीमेल पर चले आते हैं। फिर कुछ समय बाद उनका क्या होता है? परिवर्धन होता है। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो मलेरिया को अच्छी तरीके से फैलाते हैं, जिसको जिसको काटेंगे उसको मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज समझ में नहीं आती कि भाई ये मानव से मच्छर में जा रहा है कि मच्छर से मानव में जा रहा है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि पहले अंडा या कि पहले मुर्गी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से चार्ट वाइज एक्सप्लेन कीजिएगा, बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेन कीजिएगा। एनसीईआरटी पर डायग्राम है, अगर आप ऐसा ही डायग्राम बना के अगर क्वेश्चन आया और एज इट आपने ऐसा ही डायग्राम बनाया तो ये जो 3 नंबर है ना, 3 नंबर में अगर एग्जामिनर है तो उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं कि 2.5 मतलब कि 2.5 नंबर देगा आपको। अगर वो देगा तो 3 ही देगा, खुश हो जाएगा आपसे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और कहीं कितना रहा है उसमें यही तो कह रहा है ना, चित्र को नामांकित आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, जैविकी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में हमारी किस प्रकार हेल्प की है, उसी के बारे में बताना है हमें। तो ये चीज आपको पता ही है, अभी हमने प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा। तो होता क्या है, पहले जैसे कि हमें बहुत सारी बीमारियां होती थी, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं निमोनिया की और मैं बात करता हूं डिप्थीरिया की, तो ये सब क्या होती थी? ये बीमारियां जो होती थी अनकंट्रोल थी, मतलब अगर हो गया तो एक तरीके से अगर किसी आदमी को होती ही बीमारियां तो आदमी की डेथ हो जाती थी। लेकिन जब हमारी जीव विज्ञान आई, जब हमने प्रतिरक्षा तंत्र को पढ़ा अच्छी तरीके से, तब हमें क्या हुई, बहुत सारे रोगों में अगर मैं रोग का नाम लेता हूं तो वो हो सकता है चेचक रोग हो गया, निमोनिया हो गई, टिटनिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया। इन सब रोगों में क्या हुई, बहुत हद तक हमने इन पर क्या कर लिया है? काबू पा लिया है, नियंत्रित कर लिया है इनको। अब ऐसा तो नहीं होता है एटलीस्ट कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी इसके होने के कारण, मतलब काफी हद तक हमने क्या किया? काबू पा लिया। किस कारण? जीव विज्ञान के कारण, जैविकी के कारण। ठीक है, ये काफी ज्यादा कारगर है हमारे लिए। इसी की वजह से आज हम पोलियो जैसे महासंक्रामक बीमारी के क्या कर रहे हैं? टीका लगा पा रहे हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप घर मतलब आपके अगर गांव में तो अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि पोलियो के जो टीके वाले होते हैं ना, वो घर घर आके पोलियो के टीके लगाते हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बीमारी थी, अपने आप में बहुत ही संक्रामक बीमारी थी अपने समय में। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब हमने इसका टीका वगैरह बना लिया तो काफी हद तक हमने इस पर क्या कर लिया? कंट्रोल पा लिया है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें लगातार आ रही हैं। हाल ही में अभी आया कोरोना। अब आप देखे होंगे कोरोना के आने की वजह से कितनी ज्यादा हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में, ये कहीं एक देश पर नहीं था, पूरे वर्ल्ड में पूरा हाहाकार मची हुई थी उस वक्त। मतलब लोग घर से निकलना नहीं जानते थे। ठीक है, सब लोग घर के दरवाजों पर, यहां तक कि कई घर में तो ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति को कोरोना हो जाता था तो वो अपने फैमिली से दूर हो जाता था, मतलब वो अलग रूम में रह रहा है, सब लोग अलग अलग रूम में रह रहे हैं, मतलब एक घर में रहकर भी अलग अलग रूम में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन इसी जीव विज्ञान की वजह से हमने कोरोना पर भी एक अपनी पूरा अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि 90% हमने काबू पा लिया है। फिर से पढ़ाइयां चालू हो गई हैं, फिर से लोग दुकानें जा रहे हैं, सब कुछ सारी चीजें, नित्य क्रियाएं जो थी वो सारी चीजें हमारी पहले जैसे हो गई हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए। इसको आप अच्छी तरीके से इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोरोना का एग्जाम्पल देकर आप अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जितने बढ़िया अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैकिलोवायरेसिस की बात होती है। ये क्या होता है बच्चा? ये क्या था, अभी तक हम क्या करते थे, जैसे सपोज दैट मुझको खेती करनी है, तो अगर आप आज के जमाने की खेती देखते होंगे तो काफी रसायनों का हम यूज करते हैं। ठीक है, आज के समय में हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा रसायनों को यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो मतलब हमारी जो खाद्य वाली टेक्नोलॉजी थी ना, जो हमारी मतलब नेचुरल वाली टेक्नोलॉजी थी, उसका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे फूड में आप देखते होंगे कई तरीके की बीमारियां आ जाती हैं। और इतना ज्यादा यूज मतलब हमारे लिए इतना ज्यादा, पहले क्या होता था, पहले का जो जितना भी मतलब फूड वगैरह होते थे उनकी बात और आज की बात में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मतलब उनमें और आज में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आज हम जो जैव रासायनिक रूप में, हम जैव रासायनिकों को यूज ही नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से हम किस पर निर्भर हो गए हैं? रासायनिक। ठीक है, रासायनिक रूप से। अब देखिए, अब आप किसका यूज करते हैं? आप यूरिया का यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। ज्यादा मात्रा पर पड़ने पर वो पौधों को जला देती है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वो डेंजरस है हमारे लिए। ठीक है, अब जो वैकिलोवायरेसिस होता है एक प्रकार का क्या है? रोगजनक है तो ये एक प्रकार का रोगजनक, लेकिन इसका हम क्या कर सकते हैं? जैव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों के रूप में यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है बच्चा? ये न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं, और ये ऐसी मतलब ये जो जीन्स होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले ये ऐसे रोगजनक होते हैं ना जो विशिष्ट होते हैं। अगर मेरे खेत में कोई बीमारी है, ठीक है,
अगर मैं उसी बीमारी को खत्म करना चाहता हूं, मैं इसको डालूंगा तो वही बीमारी खत्म होगी, मतलब और किसी को हानि या लाभ, मतलब सॉरी, और किसी को हानि नहीं पहुंचेगी। जैसे वहां की चिड़िया है, वहां के जो रहने वाले जीव जंतु हैं जो कि एक भी फसल को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको हानि नहीं पहुंचेगी इस रसायन की वजह से, क्योंकि ये विशिष्ट होता है, ये अपने लक्ष्य को ही मारता है। ये क्या करता है, ये कीटों को संधिपादों पर, मतलब कीटों और संधिपादों पर ही हमला करता है और किसी पर हमला नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसका टारगेट नहीं है तो वो उस पर हमला नहीं करता है, यही इसका एडवांटेज है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है पीसीआर। अब देखिए जो पीसीआर होता है ये बायोटेक्नोलॉजी पर हम इसका बहुत बड़ी मात्रा पर उपयोग करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जब हम क्लोनिंग वगैरह करते हैं ना, तब हम पीसीआर का यूज करते हैं। पीसीआर को कैसे किसने खोजा था, ठीक है, और फिर इसके बाद कितने इसके स्टेप होते हैं, मैंने स्टेप बाई चीजें लिखी हैं, आप एज इट पढ़ लीजिएगा, ध्यान देकर चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने, और काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी से तो बहुत सारी एनसीईआरटी से चीजें लिखी गई हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं। ठीक है, ताकि अगर आप ऐसे ही लिखते हैं ना तो यार नंबर आपको पूरे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नंबर आपको मिलने चाहिए। और अगर एनसीईआरटी की बात करता हूं मैं, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो एनसीईआरटी पर लिखी हुई जो लाइनें हैं वो बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं, उसी को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए फिर से ये जो क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम मतलब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको हम बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस 2 तरीके का होता है। ठीक है, अब देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन है आ चुका है। मतलब मैंने आपको जब क्वेश्चन बताया था, जब मैंने इसका शॉर्ट क्वेश्चन बताया था, तभी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आ सकता है और ये हो सकता है कि कल के एग्जाम में भी आए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना, जो कि मैंने किया है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, डीएनए को किसी विशेष खंडों पर काटता है। ठीक है, जब तक ये एंजाइम नहीं था ना तब तक हमारे लिए मुश्किल तो इसी बात की थी, जब हम क्लोनिंग करते थे तो काटेंगे कैसे डीएनए को। ठीक है, चलो ठीक है, जोड़ना तो ठीक है, एक अलग बात होगी, लेकिन हम पहले काटें किससे, किसी विशेष खंड को कैसे काटें। तो जब हम प्रतिबंधन एंजाइम की खोज कर पाए तब हमें क्या हुई, तब इसके उपयोग से हमने क्या किया, क्लोनिंग वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। इसे हम आणविक कैंचियों के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये तरीके का क्या है, कैंची, कटर है, एक तरीके काट, क्यों कटर क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये डीएनए को काट रहा है किसी विशिष्ट खंडों पर। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। तो ये जो प्रतिबंधन एंजाइम है ये 2 तरीके का होता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से लिख के आना है, वहां पर बढ़िया अच्छी तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। अब देखिए जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका हमें कृषि के क्षेत्रों पर उपयोग बताना है। तो जो जैव प्रौद्योगिकी है, अब जैव प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करता हूं बायोटेक्नोलॉजी की, तो जब से हमने बायोटेक्नोलॉजी कृषि में लगाई तो जो कृषि में है वो हरित क्रांति इसी की वजह से आई थी। कृषि में अगर मैं हरित क्रांति की बात करता हूं तो हरित क्रांति किसकी वजह से आई थी, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही हरित क्रांति देखने के लिए मिली हमें। ठीक है, इसमें हमने कृषि रसायनों पर निर्भरता, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कृषि की बात करता हूं तो कृषि में बहुत सारी चीजें हमने की। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई प्लांट है, उस पर कोई रोग है, तो हमने क्या किया, उस रोग को खत्म कर दिया। कैसे, अनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा। तो ऐसे क्या हुई, हमने कई तरीके की प्रतिरोधकता दी प्लांट को। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, अब वो ज्यादा तापमान को, टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रहा, तो हमने उसके जीन में कुछ परिवर्तन किए और टेम्परेचर को सहन करने योग्य बनाया। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़, लवण, ताप, इनके प्रति इनको प्रतिरोधकता हमने दी, पीड़क नाशियों के प्रति इनको प्रतिरोधकता दी, मतलब बहुत सारी चीजें हमने इस पर की। आप ऐसे एज इट इनको पढ़िएगा अच्छी तरीके से, आपको आता भी होगा, ऐसे ही आपको लिखना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसको ऐसे लिखना है, फिर पॉइंट हमने डाल दिया क्या क्या किया हमने, फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर इसके बाद हमने जब हमने रूपांतरित किया तो रूपांतरित करने के बाद हमने को क्या की, प्रतिरोधकता दी, ये भी अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको चीजें लिखनी है ताकि आपके नंबर ना कटें। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो परजीवी के ऊपर है। परजीवी जंतुओं से आप क्या समझते हैं और इसका हमें क्या करना है, एक उदाहरण भी देना है। सीधी सी बात है, कभी भी आपको नहीं भूलेगा। आप केवल एक चीज याद रखिएगा, जो परजीवी जंतु होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो परजीवी होते हैं, अगर आप गांव के हैं, अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होने वाली हैं। अगर आप गाय वगैरह को देखे हो तो उस पर क्या लगे, कील लगे होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, मतलब कीड़े लगे होते हैं। वो करते क्या है, वो उसी गाय पर रहते हैं, वहीं से उसका भक्षण करते हैं, मतलब मांस, खून, सब चीजों का भक्षण करते हैं और इसके बाद वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। फिर उनके बच्चे उसका भक्षण करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, वो उस जीव, जिस जीव पर वो निर्भर थे, उस जीव को मार देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये हानिकारक होते हैं उस जीव के लिए जिस जीव पर ये हैं। ठीक है, यही चीज आपको याद रखना पड़ा है, यही चीज आपको क्या करना था, यही चीज आपको ऐसे ही याद करना था। इसका एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल दूं, बेहतरीन एग्जांपल इसका जूं है। अगर जो हमारे बालों पर जूं पड़ जाते हैं वो क्या करते हैं, हमारा भक्षण करते हैं,
खून वगैरह लेते हैं, फिर डैंड्रफ कर देते हैं, बाल झड़ने लगते हैं हमारे, फिर अगर बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा पर हो गए ना तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल है, आप दो तरीकों से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक तो मैंने जू वाला बताया, दूसरा पशुओं पर पाए जाने वाले परजीवी, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में चाहें तो अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो मैंने इसको लिख तो दिया ही है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं वो अंतर वाले आ जाते हैं। हमें क्या करना है, ग्रीष्म निष्क्रियता और क्या शीत निष्क्रियता के बारे में बताना है। सीधी सी बात है, ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता से मतलब ये है, निष्क्रियता मतलब बाहर हो जाना, निष्क्रियता मतलब क्या होता है बच्चा, बाहर हो जाना। मतलब ग्रीष्म अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो वहां के जो जंतु हैं, अगर एक टेम्परेचर होता है, सपोज दैट एक जंतु है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सह सकता है तो ठीक है। अगर वो 0 से सपोज दैट -10 हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो क्या होगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। तो उसके पास एक चारा, दो चारे हैं, एक तो वो मर जाए, सिंपल सी बात, ठीक है जाओ भाई। लेकिन अगर वो बचना चाहता है तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन कर जाए जहां पे टेम्परेचर कम है। ठीक वैसा ही होता है, कुछ जीव शीत ऋतु के कुप्रभाव से क्या करते हैं, उनसे बचने के लिए कुछ समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और ऐसे ही इसमें ग्रीष्म ऋतु में भी होता है। ठीक है, अब इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है क्या, उत्तरीय स्थलीय गिलहरी और उत्तरी और दक्षिणी, सॉरी यहां पर उत्तरी और पश्चिमी कर लीजिएगा, यहां पर उत्तरी और पश्चिमी स्थलीय गिलहरी। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये हैं शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि देखिए यहां पर एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात हो रही है। अब ये होते क्या हैं, अगर मैं अपनी एग्जांपल की बात करता हूं तो मैं क्या हूं, मैं एंडोथर्मिक हूं। लेकिन अगर मैं कुछ जंतुओं की बात करूं, मेरे अंदर क्या है, अगर टेम्परेचर जितना भी रहता है, जो मेरा ब्लड टेम्परेचर है ना, जो मेरे रक्त का टेम्परेचर है, जो मेरे शरीर के अंदर का टेम्परेचर है, वो सेम रहता है। शरीर उसको मैनेज कर लेती है। आपका गर्मी, सपोज दैट आपको गर्मी आती है, ठंड आती है, आप हाथ रगड़ते हैं, तो इससे क्या होता है ना, आप अपने शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक्टोथर्मिक की बात करता हूं तो वो ऐसा नहीं करते हैं। ये अक्सर ठंडे रक्त वाले होते हैं, ये अपने टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर सकते। मतलब जितना बाहर का टेम्परेचर होगा लगभग उतना ही अंदर का टेम्परेचर होगा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता, हम लोग बाहर का टेम्परेचर और अंतर, जैसे 37 हमारा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, बाहर अंदर से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, टेम्परेचर जो होता है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल जो हो जाते हैं वो पक्षी और स्तनधारी है। जबकि अगर मैं मछली और उभयचर की बात करूं तो इनका जो टेम्परेचर रहता है वो बदलता रहता है वातावरण के अनुसार। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, इसके अंतर हो जाते हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं लिखना सिखाऊंगा आपको, सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो सकती तो मैं लिखना सिखाऊंगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है और शुक्राणु कहां संचित होते हैं इसके बारे में हमें बताना है। अब देखिए, पहले तो आप, ये रही डायग्राम की बात, तो डायग्राम एनसीईआरटी का है। आप एक पेज में मात्र क्या बनाएंगे, मात्र डायग्राम बस बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, उसको अच्छी तरीके से नेमिंग करेंगे। अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं कि आप एक तरफ नेमिंग कर सके, तो आप दोनों तरफ कर सकते हैं। जहां पर ज्यादा नेमिंग हो जाती है वहां पर आप दोनों तरफ करिए, लेकिन जहां पर कम नेमिंग है, हो सके कोशिश करिए तो आप उसको एक ही तरफ करें। लेकिन यहाँ पर ज्यादा नेमिंग है इसलिए आप इसको दोनों तरफ कर सकते हैं। डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको एज इट लर्न करके जाना है, उसको बनाना पड़ेगा। आएगा क्वेश्चन, ये आ सकता है, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं इसकी, मतलब काफी ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपको हेडिंग डालना है, नर जनन तंत्र। अब जैसे मैंने डाला, पहले उसके मैं अंग लिखूंगा, कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं। जैसे वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिकाएं हो गई, शुक्रवाहक हो गए, मूत्रमार्ग हो गए, शिश्न हो गया और ग्लैंड वगैरह हो गई। ठीक है, फिर मैं इनको एक एक करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे शुक्रवाहक की बात करता हूं तो पहले शुक्रवाहक, हो सके आप इंग्लिश वाला टर्म भी डाल दीजिए। फिर इसके बाद इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएंगी। अब जैसे शुक्रवाहक होती हैं तो शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर शुक्रवाहिकाएं बनाती हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही करके आपको पॉइंट वाइज चीजें लिखनी है, फिर इसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब जैसे अधिवृषण की बात आई तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है, हो सके आप बना दीजिए, अगर आपके पास टाइम बनता है तो बना दीजिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक डायग्राम आपने पहले ही बना दिया है। ठीक है, अब अधिवृषण की बात हो रही है तो यहाँ पर 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिकाएं होती हैं। ठीक है, वृषण के पीछे पाई जाती हैं। अब ऐसे करके आप बच्चा एक्सप्लेन करिए, आपने पढ़ा होगा, सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको हेडिंग लिखना है। हो सके तो आप टर्म ऐसे ही इंग्लिश के यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद पॉइंट वाइज चीजों को आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज चीजों को एक्सप्लेन करना है। अब इनके वर्क की बात करता हूं तो शुक्राणुओं का मुख्य संग्रह कहां पर होता है, अधिवृषण पर होता है। इसको आप वर्क डालने के बाद फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा। अब बात आती है नर जनन ग्रंथियों की, तो जो पहली ग्रंथि होती है वो होती है शुक्राशय। यहां पर हेडिंग डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि होता क्या है, इसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, वीर का अधिकांश भाग बनाता है। एग्जाम्पल इसके हैं फ्रक्टोज, प्रोटीन वगैरह, इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। ऐसे नेक्स्ट ग्लैंड की बात करता हूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। अब इसको भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है, किसके,
पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ही बल्बो यूरेथ्रल ग्रैंड की बात करता हूं तो इसको भी पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया है। एज इट आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन का ये 8वां क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो अनुवांशिक कूट के बारे में, दूसरा मेंडल के पृथक्करण का नियम जिसको हमें बताना है, चेकर बोर्ड के बारे में बताना है, साथ साथ हमें युग्मकों की शुद्धता का नियम भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन आया, मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मेंडल वाला। अब देखिए, पहले जो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम आया कहां से था, तो एक संकरण क्रॉस से आया था। तो पहले हम एक संकरण क्रॉस के बारे में थोड़ी सी बातें लिख देंगे। ठीक है, फिर हम एक संकरण क्रॉस कराएंगे क्योंकि हमें चेकर बोर्ड बनाना है। ये क्या है, ये चेकर बोर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्रॉस कराना पड़ेगा, तो हमने क्रॉस कराया। ये इसकी क्या है, ये इसकी F1 पीढ़ी है। अगर हमें F2 पीढ़ी चाहिए, अगर हमें F2 पीढ़ी चाहिए तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, चेकर बोर्ड बना दिया। चेकर बोर्ड बनाने के बाद हमें 4 तरीके की संतान प्राप्त हुई। यहाँ पर चारों तरीके की संतान दिख रही होंगी। ठीक है, चारों तरीकों की संतानों को हमने लिखा, कौन सी संतान क्या है। जैसे कैपिटल टी क्या है, प्योर लंबा है, ये इम्प्योर टाल है, और ये क्या है, प्योर बोना है। फिर इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख दिया। अब यहीं से निष्कर्ष आते हैं, और जो निष्कर्ष आता है पृथक्करण का निष्कर्ष यहीं से एक संकरण क्रॉस से आता है मेंडल के, और यहीं से युग्मकों की शुद्धता के बारे में भी हमें पता चलता है। पृथक्करण का मतलब क्या था, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम का जो निष्कर्ष आया था वो एक संकरण क्रॉस से ही आया था। ठीक है, युग्मक बनते समय जोड़ी में 2 कारक होते हैं, आपको पता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर 2 कारक हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 कारक हैं। जब भी इनका युग्मक बनेगा तो दोनों कारक अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कैपिटल टी की बात करता हूं तो जो इनके कारक हैं वो केवल एक कारक बनेगा, क्योंकि ये समयुग्मकी है, केवल कैपिटल टी बनेगा। लेकिन अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करता हूं तो यहाँ पर कितने कारक बनेंगे, यहाँ पर 2 कारक बनेंगे, एक तो कैपिटल टी और एक तो स्मॉल टी। अब देखने के लिए क्या मिल रहा है, यही तो पृथक्करण का बच्चा नियम है कि दोनों कारक जो है ना, एक जीन में 2 कारक पाए जाते हैं। एक जीन हो गई कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इनके जो दोनों कारक हैं वो अलग हो जा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। मतलब युग्मक हमेशा एक दूसरे के प्रति शुद्ध रहते हैं, कभी मिक्स नहीं होते, हमेशा अलग अलग पाए जाते हैं। यही इनका निष्कर्ष था। ठीक है, अब इसी को मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब मैं बात करता हूं 9वें और लास्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि 2 क्वेश्चन इसमें हैं। एक तो अनुकूलन के बारे में है, अनुकूलन भी डिटेल में है, अच्छी तरीके से आप पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन संभावनाएं हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति को हमें एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, जाति क्षति मतलब जाति का विलुप्त होना। जाति क्यों विलुप्त हो रही है आपको पता ही होगा, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है। जो मछलियां हैं जो हमेशा प्योर वाटर पर रह सकती हैं वो कैसे रहेंगी भाई, जो वाटर है वो तो इनप्योर हो चुका है, तो वो तो मर जाएंगी। ठीक है, ऐसे क्या हो सकता है, जैसे कि आप देखते होंगे आज, पहले बहुत चीजें होती थी, अब तो ठीक है कानून इसको काफी ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है। पहले क्या होता था ना, जो जैसे पशु होते हैं, जैसे हाथी की दांत की बात करता हूं। ठीक है, तो हाथी का दांत बहुत महंगा बिकता था, तो लोग हाथी को ही मार देते थे दांत के लिए इतने बड़े हाथी को मार दिए, धीरे धीरे हाथी की संख्या कम हो गई। ठीक है, अगर वैसे मैं शेर की बात करता हूं, जिसे जंगल का राजा भी कहा जाता है, आज की डेट में कितने कम, महज गिन सकते हैं हम उनको, इतने कम बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण। अब जैसे कोई एक जंगल है, उसमें मैंने कोई भयानक जाति वाली विदेशी जाति लाई और उसको मैंने उस जंगल में डाल दिया, तो क्या करेगा भाई, पूरे जानवरों को मार देगा वो। ठीक है, मारने के कारण वो क्या होगा, वहां पर होगा क्या, उस जंगल में बहुत सारी जातियां एज इट विलुप्त हो जाएंगी। अब मैं रेडिएशन की बात बताता हूं, मोबाइल रेडिएशन की। आप गौरैया को जानते होंगे, गौरैया पक्षी है। ठीक है, गौरैया पक्षी कुछ दिनों जब मतलब नेट का शायद थोड़ा सा चलता था, नेट थोड़ा बहुत होता था, तब तो ठीक था। जैसे जैसे नेट की क्वालिटी बढ़ी तो क्या हुआ, गौरैया जो पक्षी है वो लगातार विलुप्त हो रही। क्यों, क्योंकि वो रेडिएशन को सहन नहीं कर सकती है ना, रेडिएशन को सहन नहीं करती, इसीलिए क्या बहुत सारे पक्षी विलुप्त हो रहे हैं लगातार। ठीक है, अब प्रदूषण हो सकता है, देखिए शायद विलुप्तता हो सकता है। कृषि, अब देखिए कृषि है जैसे, तो कृषि में हम रासायनिक खादों का इतना उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे रासायनिक खादों से होता क्या, धीरे धीरे जो भूमि है हमारी ना, जो उपजाऊ भूमि थी, जो अभी तक इतना अन्न पैदा कर रही थी, उसकी क्षमता लगातार घट जाती है। क्यों, क्योंकि हम रासायनों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजनों को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप एज इट इसको पढ़िएगा अच्छी तरीके से। इनमें सबसे बड़ी जो मतलब भूमिका निभाता है ना इसकी मानव क्षति, जीव क्षति में, वो है मानव की सहभागिता। मानव हर एक तरीके से प्रदूषण कर रहा है, कृषियों में रासायनों को यूज कर रहा है, तो मानव इसका बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं ना, इसका जो विलन है वो मानव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए बात ये है यहाँ पर
कि सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं, आपको ऐसे ही लिखनी है, कुछ चीजों का आपका ध्यान रखना है, जैसे डायग्राम वगैरह कैसे लिखना है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करके बताई भी हैं। जो चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं की एज इट लिख रखी है मैंने, क्योंकि वहां पर एक्सप्लेन करने वाली कोई बातें नहीं है, ठीक है। आपको केवल और केवल पढ़ना है और उसको लिख देना है, ठीक। सारी चीजें मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की हैं, और बाकी के जो लेक्चर हैं वो तो लगातार आ ही रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम हो रहे हैं वैसे वैसे मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।